हेलो दोस्तों, हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम जेएस मल्होत्रा है और आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं क्या। आज की क्लास में हम लोग दो तीन टॉपिक्स को फोकस करने वाले हैं। एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का एक टॉपिक रहता है, वो डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम मैथ डिस्कस करेंगे। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ। ऑन बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको उसके अंदर वो है क्या मैथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर इसके बाद उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। मैथ मुझे लगता है आज की क्लास के अंदर हमारा मैथ ही हो पाएगा, क्योंकि मैथ के अंदर काफी क्वेश्चंस हैं डिस्कस करने वाले, प्लस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का टॉपिक। हम मैथ को अच्छे से फिनिश कर देंगे ताकि मैं आपको तीन चार क्वेश्चन से कुछ ऐसी प्रैक्टिस करा दूं ताकि आपको मैथ का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप कर सको। बट मैं एक बात आपको, एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मैथ को करने से पहले याद रहे आपको पीजीबीपी जरूर करना है। अगर आप लोगों ने पीजीबीपी नहीं किया है दोस्तों, तो पहले प्लीज पीजीबीपी कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक है। तो क्या मैं स्टार्ट करूं आज की वीडियो? यस, ये मैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से ही करा रहा हूं। ठीक है। नो सेट ऑफ लॉसेस कॉन्सिक्वेंट टू सर्च रिक्विजिशन एंड सर्वे, सेक्शन नंबर 79A। तो दोस्तों सेक्शन नंबर 79A इज अबाउट, कह रहा है नो सेट ऑफ, यानी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं होगा। नो सेट ऑफ अलाउड नहीं होगा ऑफ लॉसेस। अगर आप लॉसेस को सेट ऑफ करना चाहते हो इन केस ऑफ सर्च रिक्विजिशन एंड सर्वे। आप लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर पाओगे अगर आप फंस जाते हो। किस कारण में? अगर आपके ऊपर कोई सर्च का केस चलता है दोस्तों और आपकी उसकी वजह से कोई आपकी इनकम पाई जाती है, आप उन लॉसेस को, कोई आपका बिजनेस का लॉस है, आप उस लॉस को उस इनकम का सेट ऑफ करने जा रहे हो जो इनकम पाई गई। मतलब जब छापा पड़ा ना, तो अपनी इनकम आपकी डिस्क्लोज हो गई कि हाँ ये आपकी इनकम है, अनडिस्क्लोज सोर्स। और वो वाली जो इनकम है, अब उस इनकम के साथ अपने लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, कहता है भाई साहब वाह भाई वाह, वैसे तो तुम बता नहीं रहे थे इनकम, आज सेट ऑफ करना है तो तुम लॉसेस को इनकम के सेट ऑफ कर रहे हो और टैक्स बचा रहे हो, नहीं कर सकते। सेट ऑफ लॉस इंक्लूडिंग अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम व्हाइल कंप्यूटिंग total income from the previous year if the following conditions are satisfied. पहला, total income of assessee includes undisclosed source of income, and number 2, such undisclosed income is consequent to search under section 132, on requisition under section 132A और सर्वे अंडर सेक्शन 133A। इन तीनों ही सेक्शंस के अंदर जब भी कभी आपके घर पे मान लो छापा पड़ता है और आपकी कुछ अनडिस्क्लोज इनकम पाई जाती है, ऐसे केस में सरकार आपसे टैक्स तो लेगा ही, बट गवर्नमेंट ये भी आपको साथ में बोलता है कि आप अपने लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। मान लो आपके कोई लॉसेस पड़े थे, अब आप उसको सेट ऑफ करना चाहते हो, आप नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर है? लॉस मे बी ऑफ करंट ईयर और बॉट फॉरवर्ड लॉस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनडिस्क्लोज इनकम का यहां पे क्या मतलब है? अनडिस्क्लोज इनकम मींस एनी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर रिप्रेजेंटेड ईदर होली और पार्टली और बाय एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी और एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग और एनी एंट्री। मतलब आपके अकाउंट में कोई भी ऐसी चीज जो नहीं शो की गई और अब पाई गई, तो ऐसे केस में वो आपकी इनकम मान ली जाएगी और उस पर तो टैक्स लगाया ही जाएगा, बट आपको उस इनकम के साथ कोई लॉसेस को आप सेट ऑफ करने नहीं दिया जाएगा। यही तो हम लोग पढ़ रहे थे, यस और नो। मतलब आपने अपनी बुक्स के अंदर वो एंट्री की नहीं गई, इनकम की एंट्री पास नहीं की, हम उसको अनडिस्क्लोज की इनकम कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर मुझे कुछ भी लिखवाने वाला है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। यस और नो। दोस्तों अगला जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं ना, 115JB है। Now this is about minimum alternate tax. Minimum alternate tax. MAT बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, आपने ऐसा ही टॉपिक इंटरमीडिएट में AMT के नाम से पढ़ा है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। वो इंडिविजुअल्स और HUF और फर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जबकि मैट जो है वो कंपनीज पर अप्लाई होता है। किस पे होता है? कंपनीज पर। और कहा जाता है कि देखो कंपनीज बहुत सारे टैक्सेस का, बहुत सारी एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस का फायदा उठा के टैक्स बेनिफिट लेके सरकार को टैक्स देता है, और इस वजह से सरकार को टैक्स बहुत ही कम मिलता है।
तो सरकार चाहती है कि कम से कम कुछ ऐसा टैक्स हो जो उनको मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। इज दैट क्लियर? और ये लगता है दोस्तों बुक प्रॉफिट पे। इज दैट क्लियर एवरीवन? the objective of the introduction of MAT is to bring into the tax net जीरो टैक्स कंपनीज। कौन सी कंपनीज? जीरो टैक्स, जो टैक्स बचाने की कोशिश करती हैं उन कंपनीज के ऊपर क्या लगा दिया जाए? एटलीस्ट मिनिमम टैक्स लगा दिया जाए, which is in spite of having earned substantial book profit and having paid handsome dividends do not pay any tax due to various tax concessions and incentives। आपको पता है ना, बहुत सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हैं जिस कारण सब लोग अपनी इनकम पे टैक्स का बेनिफिट ले लेते हैं, और बेनिफिट लेने की वजह से टैक्स वो देते ही नहीं। तो सरकार चाहती है कि कम से कम कुछ तो टैक्स जाए ना हर कंपनी से, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी टैक्स नहीं देगा। तो सरकार ने बोल दिया कि मैट आपको मिनिमम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? मैट देना पड़ेगा। तो दोस्तों याद रहे, मैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द कंपनीज, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द कंपनीज, ओनली फॉर द कंपनीज। ओके, और इसमें यह बोला जा रहा है कि मैट जो है वो आपको कम से कम कितना, अच्छा इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कंपनी हो, एनी कंपनी यानी इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, कोई भी कंपनी हो। इज दैट क्लियर? नाउ मैट जो है वो कब आपको पे करना पड़ेगा? जब आपका मैट आपको किस प्रकार पे करना होगा? टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, जो भी आप एज पर इनकम टैक्स, एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, उस नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट से जो भी टैक्स निकल के आएगा या तो वो दोगे, या फिर आप क्या दोगे? या फिर आप दोगे मैट। मैट क्या है? मैट ऑन, ये किस पे जाता है दोस्तों? बुक प्रॉफिट पे। मैट किस पे जाता है? बुक प्रॉफिट पे। और बुक प्रॉफिट हम लोगों ने सीखना है, ठीक है? जो मैट का रेट है वो रेट फिक्स है, कितना? 15% रेट। कितना रेट है? 15। और टैक्स का रेट तो आप लोग जानते ही हैं, कुछ केसेस में 25 भी है, कुछ केसेस में 30 भी है। अगर आप सेक्शन 115 BAA का फायदा उठा लेते हो तो 22 है, BAB का फायदा उठा लेते हो तो 15 भी है। तो बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, कंपनीज के अंदर। बट हाँ, मैट जो है आपको पे करना पड़ेगा 15% प्लस सरचार्ज। अगर आपकी टोटल इनकम वही 1 करोड़ से ज्यादा है तो 10%, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो 7%, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%, वो सरचार्ज लग जाएगा। और उसके बाद क्या लगेगा? सेस, जो कि लगेगा कितना? 4%। इज दैट क्लियर एवरीवन? हमें देना है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम और मैट ऑन बुक प्रॉफिट, विच एवर इज हायर, आपको उतना अमाउंट एटलीस्ट सरकार को पे करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हमें हमारा मेन मुद्दा पता है इस टॉपिक में क्या रहेगा? ये बुक प्रॉफिट निकालना कैसे है? ये बुक प्रॉफिट निकालना ही एक प्रथा है, मतलब एक बुक प्रॉफिट निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? बाकी सब कुछ तो सिंपल है। तो मैट का रेट याद रहेगा 15%। पहले ये 18.5 हुआ करता था एक टाइम पे, अब आज मैट का रेट 15% है, ठीक है? अदर पॉइंट्स, यूनिट इन IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, ये एक ऐसा एरिया होता है दोस्तों जहां से आप इंडिया के अंदर रहते हुए फाइनेंशियल सर्विसेज देते हो दूसरी दुनिया, मतलब दूसरे देश के अंदर। अगर मैं कहूं यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर कंपनीज फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही हैं, तो उन फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए उन लोगों ने एक सेंटर यहां पर खोला जो इंडिया में बैठे बैठे फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? वेयर असेसीज यूनिट लोकेटेड इन IFSC, ये इंडिया में ही लोकेटेड एरिया होता है, एंड डेराइव इट्स इनकम सोलली ऑन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। हाँ, ये IFSC कमाते ही किससे? फॉरेन करेंसी, क्योंकि सर्विसेज दे किसको रहे? बाहर वाली ऑर्गेनाइजेशंस को। द रेट ऑफ मैट शैल बी 9%। तो याद रहे IFSC का, तो ये एक्सेप्शन हो गया या एक्सेप्शन रेट हो गया। एक्सेप्शन क्या हो गया बोलो? एक्सेप्शन क्या हो गया बोलो? कि मैट का रेट कितना लगेगा? एट द रेट ऑफ 9% shall be applicable. At the rate of 9% shall be applicable if
unit is located in IFSC and derives income solely in convertible foreign exchange। मतलब इनका काम सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी में, मतलब इनकी इनकम किस में आती है, फॉरेन करेंसी में आती है। इज दैट क्लियर? और अगर ऐसा है तो मैट का रेट 15 की जगह पे कितना लगेगा, 9%। मैट का रेट 15 की जगह कितना लगेगा, 9%। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ व्हाट इज बुक प्रॉफिट? बुक प्रॉफिट देखो बहुत सिंपल है। हम लोग एज पर शेड्यूल 3 P&L अकाउंट बनाते हैं जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन्ड है, और उसके हिसाब से जो कंपनी का प्रॉफिट आ रहा होता है हम उसी प्रॉफिट को एडजस्ट कर करके हम बुक प्रॉफिट पे पहुंचते हैं। सो एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013। हाउएवर इन द केस ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस, हाँ आपको पता है बैंकिंग इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए इनके अपने एक्ट है। बैंकिंग के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इंश्योरेंस वालों के लिए IRDA का एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी वालों के लिए अपना ही एक एक्ट है। तो सबके लिए अलग अलग एक्ट है, ठीक है। While preparing the annual accounts, the accounting policies, accounting standards, and the methods and rates for calculating depreciation shall be the same as have been adopted for the purpose of accounting, for the purpose of such accounts and laid before the company in its annual general meeting। कहने का मतलब बहुत क्लियर है कि आपकी कंपनी वो सारे काम करेगी जो या तो शेड्यूल 3 में मेंशन है, ठीक है, नॉर्मली जो कंपनीज के लिए फॉलो करना होता है। बैंकिंग वगैरह के लिए, इंश्योरेंस वालों के लिए उनके अपने ही एक्ट है, उनको रूल्स को फॉलो करते हुए, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आप लोग जो प्रॉफिट पे पहुंचोगे, ठीक है, उसी प्रॉफिट को हम लोग रीएडजस्ट करके कहां पे पहुंचेंगे, बुक प्रॉफिट पे। कहां पहुंचेंगे दोस्तों, बुक प्रॉफिट पे। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या वेयर द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस हैज बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 3 and which has been scrutinized and certified by the statutory auditors and relevant authorities, the AO has no power to scrutinize net profit in the statement of profit and loss except to the extent provided in explanation। Statutory auditors होते हैं बच्चों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिनको एज पर क्या कहते हैं कंपनीज एक्ट उनको पावर दी गई है कि वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की स्टैट ऑडिट कर सकते हैं। और ये जो स्टैट ऑडिटर्स होते हैं ये स्क्रूटनी करते हैं डिटेल्स को कि क्या आपने जो बैलेंस शीट बनाई है वो एज पर शेड्यूल 3 बनाई है। तो अगर कुछ चेंज करने की जरूरत है तो यस दे हैव राइट कि ये स्टैट ऑडिटर्स और जो अथॉरिटीज हैं, जो अथॉरिटीज है जैसे कि डिपार्टमेंट को पता चलता है, डिपार्टमेंट उसमें चेंजेस करता है, तो अगर कोई स्टैट ऑडिटर है तो वो चेंज करवा सकता है अपने हिसाब से। इज दैट क्लियर? द AO हैज नो पावर टू स्क्रूटनाइज नेट प्रॉफिट इन स्टेटमेंट ऑफ P&L एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन द एक्सप्लेनेशन। हाँ, कहता है कि कुछ हद तक AO के पास पावर है स्क्रूटनी करने की, अदरवाइज AO के पास वो पावर नहीं है। इज दैट क्लियर? अकाउंटेंट जो रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट फ्रॉम अकाउंटेंट, एवरी कंपनी टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज शैल अपलोड अ रिपोर्ट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फ्रॉम एन अकाउंटेंट। यहाँ पे अकाउंटेंट जो है वो आपको पता है कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, certifying that book profit have been computed in accordance with the provision of this section 1 month prior to the due date of filing of return of income or along with the return of income furnished in response to notice under section 142। पता है आपको? तो अच्छा, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, हम ड्यू डेट ऑफ रिटर्न की बात करें। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जो है वो कौन सी है पता है? 31 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर से एक महीना पहले आपको ये रिपोर्ट देनी है 30 सितंबर। आपको पता है, आपको पता होगा ITR की जो ड्यू डेट होती है कंपनीज के लिए वो 31 अक्टूबर होती है, बट उनको जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है वो 30 सितंबर को सबमिट करनी होती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो 30 सितंबर तक ही इस रिपोर्ट की बात वो कर रहे हैं। ओके, मतलब उसी रिपोर्ट के अंदर हमें एडजस्टमेंट्स करनी है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी इनकम एक्रूइंग और राइजिंग टू अ कंपनी फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। कह रहे हैं ये प्रोविजंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए नहीं है। कंपनीज ऑप्टिंग फॉर 115 BAA and BAB, the provision of this section shall not apply to the person who exercise this option। मतलब मैट का जो प्रोविजन है ना, अगर आप ये सेक्शंस लगा रहे हो तो आपके ऊपर मैट जो है वो नहीं लगेगा। ओके। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट इन द केस ऑफ कंपनी वेयर देयर इज एन इंक्रीज इन बुक प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यू टू द इनकम ऑफ past year included in the book profit on account of advance pricing agreement entered by the assessee under section 92CC or on account of secondary adjustment required to made in 92CE, the AO shall on an application made to him in this behalf recompute the book profit। बच्चों आपको पता है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट,
आप उन जिस भी मतलब आपको पता होता है, आइडिया हो जाता है कि यार आपकी कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं और उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की वजह से आपको क्या आपकी जो है कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो आपको इंक्रीज फ्यूचर में करनी पड़ेंगी, तो अपना एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कर लेते हो डिपार्टमेंट के साथ पहले से ही कि क्या आने वाले टाइम पे आपकी ट्रांजैक्शंस होने वाली हैं, और ऐसी एग्रीमेंट्स के हिसाब से आप प्राइसेस को क्या कर दोगे, इनकम को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो गवर्नमेंट कहता है जो भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, एओ ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम इन दिस बिहाफ बाय एसएससी रिकम्प्यूट द बुक प्रॉफिट, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के हिसाब से एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने के बाद, आप लोग जानते हो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में पढ़ा था हमने इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर, तो ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद आप अपनी इनकम को क्या कर दोगे, इंक्रीज या फिर क्या कर दोगे, डिक्रीज, यानी बुक प्रॉफिट को चेंजेस करोगे। क्या ये बात क्लियर है? Now, foreign companies, this provision of this section shall not be applicable and shall be deemed never to have been applicable to the assessee being a foreign company. If assessee is a resident of a country or a specified territory within which India has agreement in section 90 or central government has adopted any agreement under section 90A and the assessee does not have permanent establishment in India in accordance with the provision of such agreement. कहता है फॉरेन कंपनीज के ऊपर ये प्रोविजन shall not be applicable and shall be deemed to have been not been applicable being a foreign company if assessee is a resident of the country. अगर फॉरेन कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन तब एप्लीकेबल नहीं होगा अगर assessee is a resident of the country or specified territory within which India has agreement under section 90. अगर assessee किस देश का रेजिडेंट है, उस देश का रेजिडेंट है जिस देश के साथ इंडिया का क्या हो रखा है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो रखा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड द एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 90A एंड असेसी डज नॉट हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, मतलब उसका इंडिया से कोई लिंकिंग नहीं है, तो ऐसे केस में मैट के प्रोविजंस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? किन की बात हो रही है? फॉरेन कंपनीज के लिए। वैसे तो हमने ऊपर पढ़ा था कि सारी कंपनीज के ऊपर मैट एप्लीकेबल होता है, यह लिखा है कि नहीं लिखा? एनी कंपनी, मतलब इंडियन कंपनी भी और फॉरेन कंपनी भी, बट इंडियन कंपनी के ऊपर तो लगेगा ही लगेगा, फॉरेन कंपनी पे तब लगेगा जब उसका कोई पीई इंडिया में हो, जब उसका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो असेसी इज अ रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, कह रहा है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल, ये प्रोविजन मैट का फॉरेन कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा अगर वो असेसी इज अ रेजिडेंट ऑफ द कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी विद इन विच इंडिया हैज एन एग्रीमेंट। इंडिया के साथ अगर कोई कंट्री का एग्रीमेंट है और उस कंट्री का वो असेसी क्या है, रेजिडेंट है, तो ऐसे केस में ये मैट प्रोविजंस हम नहीं अप्लाई करेंगे। भाई पहले ही वो वहां पर पे कर रहा होगा, हम अपने देश के अंदर मैट भी लगा दें, तो गवर्नमेंट ने कहा नो, छोड़ दो असेसी, या फिर असेसी बाहर की कंपनी है और उसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कहां पे है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है। अगर नहीं है ना, तो ऐसे केस में उस फॉरेन कंपनीज को मैट के प्रोविजंस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। द असेसी इज अ रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विद विच इंडिया डज नॉट हैव एन एग्रीमेंट ऑफ द नेचर referred in the above, and assessee is not required to seek registration under any law for the time being in force relating to the companies. कह रहे assessee उस देश का रेजिडेंट है जिसके साथ इंडिया का एग्रीमेंट नहीं हुआ। पहले वाले में क्या लिखा था, इंडिया के साथ एग्रीमेंट हो रखा है, दूसरे वाले में क्या कह रहा है, assessee रेजिडेंट है उस देश का जिसके साथ इंडिया का एग्रीमेंट नहीं हुआ, एंड assessee is not required to seek registration, और assessee को रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं है अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ में उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है इंडिया के अंदर। तो ऐसे केस में भी इस फॉरेन कंपनी को इंडिया में मैट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। द मैट प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू द असेसी बीइंग अ फॉरेन कंपनी वेयर द इनकम कंप्राइजेस सोलली ऑफ पीजीबीपी, कहां से, 44B, बीबी, बीबीए, बीबीबी, याद है, शिपिंग बिजनेस, एयरक्राफ्ट बिजनेस, है ना, वो जो टर्न की प्रोजेक्ट्स वाले बिजनेस। तो ऐसे बिजनेसेस जो प्रिजम्पटिव इनकम वाले होते हैं, उन प्रिजम्पटिव इनकम वाले बिजनेस के ऊपर मैट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं। अगर आपकी कंपनी ये प्रिजम्पटिव इनकम में आती है तो मैट प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? लिखता है नो इंपैक्ट ऑफ मैट ऑन लॉसेस, नथिंग शैल अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट इन रिलेशन टू द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर और ईयर अंडर द प्रोविजन ऑफ 32, 72, 73, 74। ये सारे लॉसेस को सेट ऑफ करने वाले हैं। लॉसेस ये अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन का है 32, 72, 73, 74, ये सब लॉसेस के सेक्शंस हैं। अगर आप लॉसेस को क्या करना चाहते हो, सेट ऑफ, कह रहा नथिंग शैल अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट इन रिलेशन टू द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर और ईयर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ 32, 72, 73, 74, 74 है।
इज दैट क्लियर? मतलब इनके ऊपर कोई एप्लीकेशन, इनके ऊपर कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मैट का लॉसेस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बुक प्रॉफिट से लेना देना है। इज दैट क्लियर? Other provisions will apply. All the other provisions of this act, like advance tax, interest, etc., shall apply to every company mentioned in this section. Is that clear, everyone? चलो, तो अब हम लोग इतना तो समझ चुके हैं कि मैट में मेजरली क्या है। देखो, मैंने आपके साथ सारी थ्योरी डिस्कस की, बट मैट के अंदर मेजरली ये बातें इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग यहां पर जब बात करते हैं तो मैट के ऊपर एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 15 कहता है बिजनेस इनकम एंड बुक प्रॉफिट दिया हुआ है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अब आपको ये देखना है बिजनेस इनकम एज पर इनकम टैक्स यहाँ पर लॉस है, और बुक प्रॉफिट में यहाँ पर 1 लाख रुपए का इनकम है। ईयर 1 में अगर मैं देखूं तो ईयर 1 में मेरा लॉस है, आफ्टर 2 लाख रुपए का लॉस है। अब वो जो लॉस है मेरा टैक्स ऑन अबव कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि जब लॉस है तो टैक्स तो 0 होगा। बट बुक प्रॉफिट है 1 लाख, और उसके हिसाब से 15% बनते हैं 15,000। तो मुझे एटलीस्ट कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? हायर ऑफ द टू, यानी 15,000 पे करना पड़ेगा कि नहीं? फिर उसके बाद सरचार्ज लगेगा नहीं, क्योंकि सरचार्ज तो तब लगता है जब इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो, तो वो भी नहीं है। और सेस तो लगेगा 4%, 600, 15,600 टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी। ये क्लियर है? ईयर 2 में देखते हैं। ईयर 2 में मेरी इनकम कितनी है? बिजनेस इनकम 1.5 लाख, बट मेरे का पिछले साल का लॉस था, तो मैं इसके साथ सेट ऑफ कर दूंगा। दोस्तों, मेरी इनकम कितनी रह जाएगी? निल। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही लगेगा, मैट का इस पे कोई अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, बुक प्रॉफिट पिछले साल ईयर 1 में कितना था? 1 लाख, ईयर 2 में 60,000, तो 60,000 आ जाएगा यहाँ, है ना। 60,000 पे 15% कितना बना? 9,000, और विच एवरेज हायर हुआ तो 9,000। 9,000 पे 4% का सेस लगा है 9360। आगे आ जाओ, ईयर 3 में आपकी इनकम बुक प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट कितने हैं? 1.5 लाख रुपए, और बिजनेस प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए का जो लॉस बच गया था ना, आपने यहाँ पे 2 लाख में से 1.5 लाख एडजस्ट कर दिया, 50,000 का लॉस बचा ना, वो आपने इधर एडजस्ट कर दिया। जब आपने इधर एडजस्ट कर दिया तो इधर आया 1 लाख, और उसके ऊपर टैक्स का रेट है 30%, तो 30,000 रुपए। और बुक प्रॉफिट जो है वो करने के बाद आया 2.5 लाख रुपए का बुक प्रॉफिट, 2.5 लाख रुपए का बुक प्रॉफिट, उस पे 15% आया 37,500, विच एवर इज हायर 37,500। तो इस तरीके से आप लोग अपना टैक्स पे करोगे। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है कि नहीं? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों बुक प्रॉफिट, कि बुक प्रॉफिट निकालना कैसे है। कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। अब ये देखो, ये एक फॉर्मूला है बुक प्रॉफिट को, और आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। बुक प्रॉफिट का मतलब है जो आप प्रॉफिट उठाते हो एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। जो आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L में प्रॉफिट आ रहा होगा, वो कौन सा वाला आ रहा होगा? वो आ रहा होगा एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, आ रहा होगा कि नहीं? अब इसमें हमें कुछ प्लस करना है, कुछ प्लस करना है, कुछ माइनस करना है। क्या क्या प्लस करना है? अगर ये नीचे वाले जितने अमाउंट हम लोग बात कर रहे हैं, अगर वो डेबिट हो रखे हैं P&L में, अगर डेबिट हो रखे हैं मतलब एक्सपेंस दिखा रखा है, तो हम लोगों ने प्लस कर देना। कौन कौन से हैं? द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड और पेबल इन द प्रोविजन देयर ऑफ। अगर कोई इनकम टैक्स पेड किया है और आपने प्रॉफिट एंड लॉस में उसको डेबिट कर दिया है, मतलब माइनस कर दिया है, तो ऐसे केस में उस इनकम टैक्स को हम क्या कर देंगे? वापस एड बैक। क्या कर देंगे? एड बैक। हम क्या निकालने जा रहे हैं? बुक प्रॉफिट। तो इनकम टैक्स पेड और पेबल जितना भी अमाउंट है वो हमारा एड बैक हो जाएगा, और उसके ऊपर कोई प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी क्या हो जाएगा? एड बैक हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इसके अलावा इसमें ये बात बोलता है कि इनकम टैक्स में इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, सरचार्ज, सेस, जो भी उस इनकम टैक्स के साथ लग रहा है, अगर है तो वो भी इंक्लूड करेंगे। और इट डज नॉट इंक्लूड्स क्या इंक्लूड नहीं होगा? पेनल्टीज पेड पेबल, एनी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी अंडर वेल्थ टैक्स वगैरह, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सब चीजें इसके अंदर कवर नहीं होती हैं। वो इनकम टैक्स की बात कर रहा है, और इनकम टैक्स जो है, ये वाली जो है टैक्सेस, पेनल्टीज, पिनल पेनल्टी होगी, टैक्स वगैरह, ये सब चीजों को हम कुछ नहीं करेंगे। अगर डेबिट कर दिया तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? वो डेबिट ही रहने देंगे। यही मतलब हुआ? बोलो हाँ या ना। द अमाउंट कैरिड टू एनी रिजर्व। अगर आपने अमाउंट ट्रांसफर किया टूवर्ड्स रिजर्व, और हम मान के चल रहे हैं ये सब चीजें आपने पहले डेबिट कर दी हैं, अगर डेबिट कर दी हैं तो इस रिजर्व में जो पैसे डाले हैं, प्रॉफिट क्या कर दिया? कम, हम वापस क्या कर देंगे? एड बैक। क्या कर देंगे? एड बैक। द अमाउंट सेट असाइड टू अ प्रोविजन फॉर मीटिंग लाइबिलिटीज। अगर आपने प्रोविजन बनाया है, क्या बनाया है? प्रोविजन क्रिएटेड फॉर लाइबिलिटीज।
अगर लाइबिलिटीज पे आपने कोई प्रोविजन क्रिएट किया है तो वो प्रोविजन जो क्रिएट किया है, प्रॉफिट क्या कर दिया है कम, हम वापस उस लाइबिलिटी को क्या कर देंगे, प्रोविजन को क्या कर देंगे, प्रॉफिट के अंदर एड बैक कर देंगे। अच्छा याद रहे हमें वो प्रोविजन एड बैक करने हैं जो कि अनअसर्टेन है। अनअसर्टेन लाइबिलिटीज के लिए प्रोविजन बनाए हैं, अदर देन असर्टेन लाइबिलिटीज। यानी यहां पर जो लाइबिलिटीज की बात हो रही है वो कौन सी लाइबिलिटीज की बात हो रही है, अनअसर्टेन्ड। एन अनअसर्टेन्ड का मतलब है ऐसी नुकसान या ऐसे लाइबिलिटीज जो फ्यूचर में होने वाले हैं जिसको हम असर्टन नहीं कर पाते। सो प्रोविजन मेड टू मीटिंग अनअसर्टेन लाइबिलिटीज लाइक प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, फ्यूचर लॉसेस शुड बी एडेड बैक। इज दैट क्लियर? इसके एग्जांपल भी लिख दिए उन्होंने। क्या एग्जांपल है? प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी या फिर प्रोविजन फॉर लॉसेस। इज दैट क्लियर? ये हम लोग क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। हाउएवर अगर इस ग्रेचुटी प्रोविजन की एक्चुअल वैल्यूएशन हो रखी है तो ये असर्टेन लायबिलिटी मानी जाएगी और इसको एडेड बैक नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर यही इफ एक्चुअल वैल्यूड ये हो चुका है, अगर एक्चुअल वैल्यूएशन इसकी हो चुकी है तो ऐसे केस में इस प्रोविजन को हम एड बैक नहीं करेंगे, मतलब हम कुछ भी नहीं करेंगे। देन सच प्रोविजन नॉट टू बी एडेड बैक। ठीक है, क्योंकि वो प्रोविजन फिर असर्टेन हो जाएगी ना लायबिलिटी, है कि नहीं? आगे आ जाओ। द अमाउंट बाय वे ऑफ प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडरी कंपनी। कोई भी प्रोविजन अगर वो लॉसेस ऑफ सब्सिडरी कंपनी के लिए बनाया गया है, प्रोविजन फॉर लॉस, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, और वो आपने अपनी P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया है तो उसको वापस क्या कर दो, एड बैक। क्या कर दो, एड बैक। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये हमने एड बैक कर दिया। और बताओ क्या एड बैक कर दें? सर अगर कोई डिविडेंड पे किया या प्रपोज किया और वो आपने P&L में डेबिट कर दिया तो एड बैक कर दो। डिविडेंड पेड ऑब्लिक प्रपोज, अगर कोई डिविडेंड प्रपोज या पेड है तो उसको भी, और अगर हमने उसको क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया, तो एड बैक कर दो। आगे आ जाओ। सर कोई भी खर्चा जो कि किस से रिलेटेड है, एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड है। बच्चों ये सारे ही एग्जेम्प्ट इनकम के सेक्शन है। ये जनरली चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए होता है, ये दोनों सेक्शन 11 एंड 12। और 10 तो आप लोग जानते ही हैं, एग्जेम्पशंस का चैप्टर है, सेक्शन नंबर 10। तो ये तो वैसे एग्जेम्पशंस है। तो सेक्शन 10, 11, 10 से रिलेटेड कोई खर्चा, जब इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो खर्चे की डिडक्शन क्यों मिले? एनी एक्सपेंडिचर related to incomes under section 10, 11 and 12, जो इनकम 10, 11, 12 में अप्लाई होती है, कवर होती है, उन इनकम पे जो भी खर्चा किया गया है वो खर्चा हम वापस क्या कर देंगे, एड बैक। इज दैट क्लियर? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी इफ सच शेयर इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 80C। क्या मतलब है इस बात का? कहता है कोई भी खर्चा विच इज रिलेटेबल टू द इनकम बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एओपी। पता है एओपी जो है, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उसका जो पार्ट, उसके जो मेंबर होते हैं, उसको जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है ना, वो एग्जेम्प्ट होता है। अब वो एग्जेम्प्ट होता है अगर प्रॉफिट का हिस्सा, तो उस पर अगर कोई खर्चा किया गया तो उस खर्चे की डिडक्शन मिलेगी क्या? नहीं। अगर ले ली है तो प्लस कर दो। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेड to income being share of profit from AOP, share of profit from AOP। और ये पता है आपको ये कौन सी इनकम होती है, एग्जेम्प्ट इनकम होती है। अगर ये एग्जेम्प्ट इनकम है और उसका खर्चा आपने डाल रखा है, P&L में डेबिट किया हुआ है, तो गलत बात है भाई, वापस क्या कर दो, एड बैक कर दो। Expenditure relating to following income of the foreign company if tax payable under section under on such income or normal provision is less than 15%। सर दोस्तों अगर आप कोई फॉरेन कंपनी हो और फॉरेन कंपनी की कोई इनकम है और वो कुछ इस प्रकार की इनकम है जिसपे टैक्स का रेट कितना लग रहा है, 15% से कम लग रहा है, अगर 15% से टैक्स कम लग रहा है तो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्सपेंडिचर्स हैं आप उनकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, आप उनकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। और अगर आपने क्लेम कर ली है तो वापस एड बैक करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? ये देखो, एक्सपेंडिचर्स रिलेटिंग टू
इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी, इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी, ठीक है। इफ टैक्स पेबल ऑन सच इनकम, टैक्स पेबल ऑन सच इनकम इज लेस देन 15%। ऐसी इनकम्स हैं दोस्तों जिन पर टैक्स का रेट 15% से अगर कम लगता है और ऐसे खर्चों को आपने क्या कर रखा है, डेबिट, तो हम वापस क्या कर देंगे, एड बैक। हम वापस क्या कर देंगे, एड बैक। नोशनल लॉस, नोशनल लॉस, कोई नोशनल लॉस और ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा, बेचने पर फ्यूचर में आपको कोई नोशनल लॉस, मतलब आपने एक एज्यूम कर लिया कि भाई ये एसेट ना बेचता तो मैं क्या कमा लेता, और मैं उस कमाने पर मेरे को अब आज वो कमाई नहीं हो रही, अगर मैं बेच रहा हूं तो मुझे कमाई नहीं हो रही, तो उसको हम लोग लॉस बोल रहे हैं। नोशनल लॉस हो गया ना ये, नोशनल। तो कह रहा है ऐसे लॉस को, ठीक है, ऐसे लॉस को अगर आपने क्या कर दिया है, डिडक्शन क्लेम कर ली है, हम क्या कर देंगे, वापस एड बैक। क्या कर देंगे आप, वापस एड बैक। इज दैट क्लियर एवरीवन? डन दोस्तों, ये कवर्ड होता है बीइंग अ शेयर, बीइंग अ शेयर और एसपीवी, एसपीवी है स्पेशल पर्पस व्हीकल टू अ बिजनेस ट्रस्ट, टू अ बिजनेस ट्रस्ट। इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स एलोकेटेड बाय अ ट्रस्ट। तो ट्रस्ट जो है ना, ये बिजनेस ट्रस्ट बिजनेसेस में पैसा लगाता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स होता है, बिल्कुल वैसे ही वो पैसा लगाता है, और आप उसके क्या हो, आप उसके वन ऑफ द मेंबर हो, ठीक है। और ऐसे मेंबर, जो ऐसे मेंबर है और वो जो ट्रस्ट है, वो अपने कैपिटल एसेट्स को क्या कर रहा है, बेच रहा है। बेचने पर वो एक लॉस, नोशनल लॉस कंप्यूट कर रहा है। समझे कि नहीं समझे, कि कल को अगर यही एसेट रखा होता तो उनको कितना फायदा होता। आज उसी चीज को क्या बना दिया, लॉस। तो दोस्तों वो लॉस को अगर सेट ऑफ कर दिया है ना, वापस एड बैक कर देंगे। मैं आपको बताऊं, ऐसे ना बहुत सारे तरह तरह के सेक्शन आप लोग कहां पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट में, ठीक है। जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हो तो बहुत सारे प्रकार के लॉसेस और कुछ ऐसे प्रोविजन जो कि फ्यूचर में होंगे, ठीक है, उसके लिए आप पहले से तैयारी करके चलते हो और उसकी वजह से आप डिडक्शन क्लेम करके रख लेते हो, तो वो गलत है। तो गवर्नमेंट कहता है कि अगर आपने ऐसे किए, गलत कुछ नहीं है, कंपनीज एक्ट के मुताबिक सही है, ठीक है। प्रोविजंस मतलब एक एस्टिमेशन करना, वो सही है, बट इनकम टैक्स वाले उसको क्या करते हैं, डिसअलाउ, हम एड बैक कर देंगे। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 115 BBF। बच्चों, अगर आप रॉयल्टी इनकम कमाते हो और उससे रिलेटेड कोई खर्चा है तो उसकी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, बाय वे ऑफ रॉयल्टी। अगर कोई रॉयल्टी से इनकम आ रही है, रॉयल्टी की इनकम आ रही है, और किस वजह से आ रही है, पेटेंट्स देने पर, पेटेंट्स किसी को दिए यूज करने के लिए, उसके बदले में आपको रॉयल्टी आ, और वो जो रॉयल्टी है उससे रिलेटेड कुछ खर्चे हैं और आपने उसको क्या कर दिया है, उसको पीएनएल में डेबिट कर दिया है, तो क्या कर देंगे हम, एड बैक। इज दैट क्लियर? पूरा डेप्रिसिएशन, पूरा डेप्रिसिएशन जितना भी है एज पर शेड्यूल 3 वो हम एड बैक कर देंगे, पूरा एज पर शेड्यूल 3, ठीक है। डेफर्ड टैक्स अगर कुछ है, क्या है, डेफर्ड टैक्स, तो डेफर्ड टैक्स अगर कुछ है तो वो हम क्या कर देंगे, एड बैक। अगर हमने डेफर्ड टैक्स को पीएनएल में डेबिट कर दिया है, ठीक है, या फिर उसका कोई प्रोविजन बनाया है, तो हम लोग क्या कर देंगे, एड बैक। इज दैट क्लियर एवरीवन? और क्या है, कह रहा है अमाउंट सेट टू प्रोवाइड फॉर प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। फ्यूचर में हमें लगता है कि कोई एसेट राइट ऑफ हो जाएगा और उसके लिए हमें लगता है वो आगे वैल्यूएबल नहीं होगा। राइट ऑफ कब होता है दोस्तों, एसेट जब हमें लगता है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी या सरकार कोई कड़ा डिसीजन लेने वाली है, जिसके बेसिस पर हमें अंदाजा हो जाता है कि फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं। तो कहता है प्रोविजन क्रिएट किया आपने, वो प्रोविजन क्रिएट किया तो पीएनएल में डेबिट कर दिया ना, तो प्रोविजन फॉर डिमिन्यूशन, डिमिन्यूशन है ना, इन वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब वैल्यू ऑफ एसेट को गिर जाना, और उसकी वजह से आप लोग क्या कर रहे हो, प्रोविजन, प्रोविजन बनाया तो पीएनएल में क्या किया, डेबिट।
हम क्या कर देंगे, वापस ऐड बैक। अच्छा, अगर कोई अमाउंट स्टैंडिंग इन द रिवैल्यूएशन रिजर्व, अगर कोई अमाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा है, ठीक है, कब आता है रिवैल्यूएशन रिजर्व में, जब कभी एसेट की वैल्यू अपवर्ड रिवैल्यू होती है। अगर कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व में अमाउंट एडेड है ऑलरेडी ए प्लस, अगर मतलब रिजर्व में बढ़ा हुआ है रिलेटिंग टू रिवैल्यूड एसेट और रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ सच एसेट, तो ऐसे रिवैल्यूएशन रिजर्व वाले अमाउंट को हम क्या कर देंगे, वापस यहां पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से वो प्रॉफिट हो गया तो हम उसको वापस प्लस कर देंगे। तो अगर क्रेडिट नहीं किया, इफ नॉट क्रेडिटेड इन पीएनएल, इफ नॉट क्रेडिटेड इन पीएनएल, तो हम क्या करने वाले हैं बताओ, हम इसको पीएनएल में क्रेडिट करने वाले हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो मोटे तौर पे आपको ये प्लस वाले ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं, ये सारे मोटे तौर पे आपको याद करने हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे। उसके बाद आपको देखना है कि क्या क्या चीजें क्या हो रही हैं, माइनस, रिड्यूस बाय, तो क्या क्या चीजें माइनस हो रही हैं वो देखनी है। एज रिड्यूस बाय द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व और प्रोविजन। भाई सिंपल सी बात है, जब रिजर्व में पैसे डाले थे तो प्रॉफिट कम किया था, अब रिजर्व से पैसे अगर निकालोगे, विड्रॉ करोगे, तो वो प्रॉफिट के अंदर ऐड हो चुका होगा, तो हम क्या कर देंगे, माइनस अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व। तो हम लोगों ने क्या कर दिया होगा, उसको पीएल में क्रेडिट कर दिया होगा इफ क्रेडिटेड। अगर वो रिजर्व का अमाउंट में क्रेडिट हो चुका है तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे हम इसको, माइनस। इज दैट क्लियर एवरीवन? अमाउंट विड्रॉन जो कि पीएल में क्रेडिट हो चुका होगा, हम माइनस कर देंगे। क्या यहां तक क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर? फिर है अमाउंट ऑफ इनकम टू विच एनी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, 11, 12। अगर कोई इनकम है, इनकम जो कि कौन से सेक्शन में कवर्ड है, इनकम अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 12, वो इफ क्रेडिटेड, अगर ये सारी इनकम्स क्रेडिट कर रखी हैं तो हम इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है? सर अगर कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट है फ्रॉम एओपी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन से जो भी प्रॉफिट का हिस्सा आता है, उसका जो हिस्सा है, शेयर है, वो प्रॉफिट शेयर तो एग्जेम्प्ट होता है, और अगर वो इनकम में ऐड हो रखा है तो हम क्या कर देंगे, माइनस। क्या कर देंगे, माइनस। फॉलोइंग इनकम्स ऑफ फॉरेन कंपनी इफ टैक्स पेबल ऑन सच इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजन इज लेस देन 15%। बच्चों याद है ना, अभी हमने उसके रिलेटेड खर्चे पड़े थे। अब वही जो इनकम है, ऐसी इनकम्स को हमें यहां से क्या करना है, माइनस करना है। कौन सी इनकम, इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी, इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी, ये वो इनकम्स हैं कंपनी की जिसके ऊपर इफ टैक्स इज पेबल, इफ टैक्स इज पेबल लेस देन 15%। अगर इनके ऊपर, इन इनकम्स पर टैक्स का रेट, फॉरेन कंपनी की कुछ इनकम्स हैं जिनके ऊपर टैक्स का रेट कम हो सकता है, अगर टैक्स का रेट 15% से लेस लगाया ना, तो हम इसको, इस इनकम को यहां से हटा देंगे। इज दैट क्लियर? इस इनकम को यहां से हटा देंगे। इसमें कौन कौन सी इनकम आती है, कैपिटल गेन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रॉयल्टी इनकम, ये सब इनकम आती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? और बताओ क्या, द अमाउंट रिस्पेक्टिंग, अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या, नोशनल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। अगर कोई नोशनल गेन हुआ है, अमाउंट, अमाउंट ऑफ नोशनल गेन, अमाउंट ऑफ नोशनल गेन, जैसे वहां पे नोशनल लॉस था ना, यहां पे नोशनल गेन की बात हो रही है। क्या अगर कोई नोशनल गेन है और आपने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर रखा है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर रखा है, प्रॉफिट बढ़ा रखा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अमाउंट ऑफ नोशनल गेन, ये वही है नोशनल लॉस वाला, जैसे वहां नोशनल लॉस था ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, सेम है, सेम है। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इफ बीइंग अ शेयर और एसपीवी टू अ बिजनेस ट्रस्ट, बीइंग अ शेयर और एसपीवी इज स्पेशल पर्पस व्हीकल टू बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है जी। अगर आपने यहां पर ये तो देखना ही है, तो ये वाली जो क्या आपने नोशनल गेन्स अगर क्रेडिट कर रखे हैं तो माइनस कर दो, ठीक है। अगर आपने कोई इनकम कमाई है, एनी अमाउंट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट्स, इनकम
बाय वे ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। कौन सी रॉयल्टी इनकम? अंडर सेक्शन कौन सा? 115 BBF। दोस्तों अगर मैं ऐसी कोई इनकम कमाता हूं जो मैंने कहां से कमाई है? 115 BBF सेक्शन में, ठीक है, ऑन पेटेंट से रॉयल्टी इनकम, तो वो इनकम इसमें से क्या कर देनी है? माइनस कर देनी है। वो हम लोगों को हम वापस माइनस कर देंगे। अगर कोई डेप्रिसिएशन की बात करता है तो डेप्रिसिएशन पहले हमने पूरा का पूरा एड बैक कर दिया था, अब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। कौन सा डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जो भी आपने पीएनएल में डेबिट किया था, है ना, जो भी आपने पीएनएल में डेबिट किया था, मतलब नुकसान दिखाया था, उस डेप्रिसिएशन को वापस क्या कर दो? माइनस। एक्सक्लूडिंग कौन से डेप को माइनस नहीं करोगे? एक्सक्लूडिंग डेप ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन, अगर कोई रीवैल्यूएशन की वजह से डेप लगा हुआ है तो हम वापस क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर? मतलब नहीं, उसको कुछ भी नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएनएल, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो भी डेप्रिसिएशन होगा टोटल, उसमें से हम माइनस कर देंगे डेप ऑन रीवैल्यूड एसेट्स, और जो नेट आएगा ना वो हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये इन बातों का आपको ध्यान देना है। और क्या पॉइंट रह गए? दो तीन छोटे छोटे पॉइंट और रह गए। अमाउंट विड्रॉ किया अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व से, कहां से? रिवैल्यूएशन रिजर्व से अमाउंट विड्रॉन, वहां पे रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालने की बात हो रही थी, यहां पे विड्रॉ किया है फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर अमाउंट विड्रॉ किया फ्रॉम द रिवैल्यूएशन रिजर्व तो आपने पीएनएल को क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा। हम वापस क्या कर देंगे? माइनस। वापस क्या कर देंगे? माइनस। इज दैट क्लियर? इफ क्रेडिटेड ऑब्वियसली, इफ क्रेडिटेड ऑब्वियसली। अगर कोई बॉट फॉरवर्ड लॉस है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है ना, तो वो हम लोगों को वापस माइनस करना है। कौन सी चीज को माइनस करना है बताओ? अगर कोई बॉट फॉरवर्ड लॉस है, बॉट फॉरवर्ड लॉस है, बिजनेस लॉस जिसको आप सेट ऑफ करने जा रहे हो, या फिर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, जो भी इस दोनों अमाउंट में से क्या होगा? लेस होगा। क्या होगा? इन दोनों अमाउंट में से लेस होगा, तो हम उस अमाउंट को माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे, विच एवर इज लोअर, जो भी लेस होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? जो भी लेस होगा। सो द अमाउंट ऑफ बॉट फॉरवर्ड लॉस, बिजनेस लॉस, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, विच एवर इज लेस एज पर द बुक्स, उसको हम लोग क्या कर देंगे? हटा देंगे। द लॉस शेल नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, उस लॉस के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए, इस लॉस के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए। लॉस शेल नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। और क्या बोल रहा है? कह रहा है द प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज शेल नॉट अप्लाई इफ द अमाउंट ऑफ लॉस बॉट फॉरवर्ड और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इज निल। अगर, हाँ ऑब्वियसली ये प्रोविजन तब अप्लाई नहीं होगा अगर बॉट फॉरवर्ड लॉस पिछले साल का और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पिछले साल का क्या है? निल। तो ऐसे केस में प्रोविजन लगेगा ही नहीं। मतलब अगर बॉट फॉरवर्ड लॉस निल है या फिर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन निल है, इन दोनों में से कोई एक चीज निल है, तो हम लोग इस प्रोविजन को लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि विच एवर इज लेस तो निल हो जाएगा। So the provision of this clause shall not apply if the amount of loss or unabsorbed depreciation is nil. Is that clear? आगे आ जाओ दोस्तों, इसको बाद में देखना। यहां पे देखो पॉइंट नंबर 11, अगर कोई डेफर्ड टैक्स आपने क्रेडिट किया हुआ है, क्रेडिट कैसे करते हैं? जब आप पिछले साल ज्यादा टैक्स देके बैठे हो, अभी थोड़ा सा बच जाता है तो आपका क्रेडिट इनकम हो जाती है। तो अगर आपने डेफर्ड टैक्स आपका क्रेडिटेड है, अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स अगर आपका क्या है? क्रेडिटेड, इफ क्रेडिटेड इन पीएनएल, तो हम लोग इसको क्या करने वाले हैं? माइनस। अगर क्रेडिटेड है पीएनएल अकाउंट में तो हम इसको क्या कर देंगे? माइनस। इज दैट क्लियर? और कोई भी अगर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो कौन सी कंपनी की है? सिक इंडस्ट्रियल कंपनी की, फॉर असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और फ्रॉम असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन व्हिच सेड कंपनी हैज बिकम अ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी। ऐसे मतलब बीमार, कोई ऐसी कंपनी जो कि बीमार हो चुकी है कंपनीज एक्ट के मुताबिक, ठीक है, तो ऐसे केस में उस सिक इंडस्ट्रियल कंपनी को जो भी उसका प्रॉफिट होगा और आपने उस प्रॉफिट को इसमें क्या कर रखा होगा? ऐड, उसको हम माइनस कर देंगे। प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी,
क्या ये बात क्लियर है? सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, तो हम उसको क्या कर देंगे, वापस हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये भी माइनस कर देंगे। तो बस ये फॉर्मूला है, बस मतलब यही फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है जब हम लोग मैथ करते हैं। जब हम ये काम करेंगे तो मैथ को करने के लिए आपको ये बुक प्रॉफिट निकालना होगा। फाइनली द लिखा ना, the amount of profit of sick industrial company for assessment year commencing on or and from assessment year relevant to the previous year in which said company has become a sick industrial company ending with the assessment year during which entire net worth of the company becomes equal or exceeds accumulated losses। अगर आपकी कंपनी के अंदर जो नेटवर्थ है, वो जो नेटवर्थ है वो या तो इक्वल टू हो गई लॉसेस के, या फिर एक्सीड कर गई, है ना, एक्सीड द एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो ऐसे केस में नेटवर्थ, द एंटायर नेटवर्थ ऑफ द सच कंपनी बिकम्स इक्वल टू और एक्सीड्स द एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो हम ऐसे केस में क्या बोल सकते हैं कि यस इट इज अ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी। और अगर सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है तो ऐसे केस में हम सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो अगर इंक्लूड किया होगा तो माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये आ जाएगा दोस्तों बुक प्रॉफिट। मोटे तौर पे ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया ना, ये पूरा का पूरा टेबल, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आओ एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर है 16, जिसमें लिखा है नेट प्रॉफिट आपको दिया है 120 लाख, आपको प्रपोज डिविडेंड दिया है 30 लाख। ये सब आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग है, यानी प्रपोज डिविडेंड डेबिट हो रखा होगा, प्रॉफिट ऑब्वियसली क्रेडिट हो रखा होगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ये भी डेबिट हो रखा होगा, प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स ये भी डेबिट हो रखा होगा, प्रोविजन फॉर परमानेंट डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी डेबिट किया होगा, डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L इज 10 लाख विच इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट विच इज 1 लाख। ठीक है, तो ये भी डेबिट किया होगा। अब करना क्या है, बॉट फॉरवर्ड लॉस दिया है 21-22 का 1 लाख, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है 4, और फिर 22-23 का है 1 लाख, और फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है 1 लाख, फिर 23-24 का 10 लाख रुपए अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है 5 लाख। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बुक प्रॉफिट एज पर सेक्शन 115 JB। तो दोस्तों बुक प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं। जब हम बुक प्रॉफिट निकालने जा रहे होंगे तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या आ रहा है 120, तो हमने 120 से उठा लिया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सर, बड़ा ही आसान है। जो भी आपने प्रपोज डिविडेंड किया ये हमें एड बैक करना है कि नहीं करना है, एड बैक करना है कि नहीं करना है, तो बिल्कुल एड बैक करना है, इसको हमें एड बैक करना है। मुझे बताओ ये SEZ से प्रॉफिट कमाया, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या हमने कहीं पढ़ा था? कहीं नहीं पढ़ा था, इसका कुछ नहीं करना। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ये एड बैक कर दें कि नहीं कर दें, ये बिल्कुल एड बैक कर दो सर। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बिल्कुल एड बैक कर दो, कोई डाउट ही नहीं है। डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन को भी क्या कर दो, एड बैक कर दो। डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन कितना है, डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन है 10 लाख, वो भी हमने क्या कर दिया, एड बैक कर दिया। और इसके बाद परमानेंट डिमिनिशन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी प्रोविजन है, तो हम लोग इसको भी क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। और जो पूरा डेप्रिसिएशन है ना, पहले तो फिलहाल के लिए जितना भी डेप्रिसिएशन डेबिट किया था वो हम लोग क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। डेप्रिसिएशन कितना डेबिट किया था अभी तक, डेप्रिसिएशन डेबिट किया था पूरे का पूरा 10 लाख रुपए। ठीक है, तो 10 लाख रुपए को हम पहले क्या कर देते हैं, पूरा ऐड। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब क्या क्या चीजें माइनस होनी है, एक तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है 10, बट 10 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए में से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें कुछ लिखा है कि 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट पर 1 लाख का जो डेप है वो हमें क्या कर देना चाहिए, हटाना है। ये देखो मैंने लिखवाया हुआ है, डेप्रिसिएशन में क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग डेप ऑन रिवैल्यूएशन। तो जो भी डेप ऑन रिवैल्यूएशन है वो माइनस कर दो, जो बच गया ना वो दिखाना है हमें। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताओ कितना बच गया, 10 लाख था माइनस 1 लाख, माइनस क्या कर दिया, 1 लाख। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये जो डेप्रिसिएशन रिवैल्यूड एसेट है वो हटा दिया। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये आ गया लेस में 9 लाख। अच्छा, बॉट फॉरवर्ड लॉस भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। बॉट फॉरवर्ड लॉस के साथ साथ अनएब्सॉर्ब डेप भी है। और आप लोग अभी भी जानते हैं, अभी हमने पढ़ा भी था कि जो भी आपके पास बॉट फॉरवर्ड लॉस होगा या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा, इन दोनों में से लोअर लेना है। क्या लेना है? इन दोनों में से लोअर। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ आप देखो कि ये जो बॉट फॉरवर्ड लॉस है, ये जो बॉट फॉरवर्ड लॉस है, इसमें आपका टोटल बॉट फॉरवर्ड लॉस है 12, और फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है टोटल 10। विच एवर इज लोअर है, विच एवर इज लोअर इज 10। तो इस 10 लाख रुपए को हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। ये टोटल माइनस कर देंगे, इतना बुक प्रॉफिट आ गया, इतना
हमारा आंसर आ गया, दिस इज बुक प्रॉफिट। समझ में आया कि नहीं? आगे आ जाओ, एक इलस्ट्रेशन नंबर 17, बुक प्रॉफिट निकालना है इसी क्वेश्चन में भी। तो बुक प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 60 लाख रुपए का। इफ टोटल इनकम ऑफ द सेम पीरियड कंप्यूटेड एज अ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स इज 12 लाख, कैलकुलेट द टैक्स पेबल। कहता है दोनों में से टैक्स पेबल बताओ। तो भाई सीख ठीक है ना, 60 लाख 12 लाख है, 12 लाख पे आप 30% का टैक्स लगा दो, 360। फिर 60 लाख है, 60 लाख के ऊपर आप 15% का टैक्स लगा दो, विच इज 9 लाख। विच एवर इज हायर वो आप पे करोगे, विच इज 9 लाख। 9 लाख रुपए आप पे कर दोगे प्लस सेस, 936 आएगा आंसर। ये भी क्लियर है इलस्ट्रेशन 17। तो दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 18 मैं करवाने वाला हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 18 के अंदर क्या बात की गई है, एक्स लिमिटेड डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है इन ऑन इट्स फिक्स्ड एसेट्स एट द रेट प्रिस्क्राइब इन द इनकम टैक्स रूल्स। तो इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से एक्स लिमिटेड कर रहा है डेप्रिसिएशन, ओके। हाउएवर द असेसिंग ऑफिसर डिसअलाउड द सेम एंड अलाउड द रेट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। देखो डेप्रिसिएशन तो बुक प्रॉफिट में जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, मैट के लिए जो बुक प्रॉफिट चाहिए, उसमें जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं वो हमें एज पर कंपनीज एक्ट ही चाहिए होता है। अब एज पर कंपनीज एक्ट का जो डेप्रिसिएशन है वही होना चाहिए। असेसिंग ऑफिसर है तो सही, बट असेसिंग ऑफिसर के पास राइट ही नहीं है दोस्तों। असेसिंग ऑफिसर के पास राइट ही नहीं है कि वो इन कंप्यूटेशन को रीवर्क कर सके, उसके पास पावर ही नहीं है, अथॉरिटी ही नहीं है। इज दैट क्लियर? तो मैट के प्रॉफिट को, वो जो बुक प्रॉफिट निकाला जाता है उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन उसको रिकम्प्यूट नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? ये देखो यहां पर हम लोगों ने ये बात पढ़ी भी थी कि अकाउंटेंट ही उसको क्या कर सकता है, रिवर्क कर सकता है, यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर कर सकता है। एओ हैज नो पावर, ये देखा है कि नहीं? नेट प्रॉफिट को रीवैलिडेट करना, उसको चेंज करना, उसके पास पावर नहीं है। इज दैट क्लियर? तो इलस्ट्रेशन नंबर 18 में सिंपली आपको यह आंसर देना है कि जो एओ ने काम किया है वो इनवैलिड है, वो नहीं कर सकता, भले ही कर तो वो सही रहा था। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 19, द नेट प्रॉफिट ऑफ द रेणुका लिमिटेड एन इंडियन कंपनी एज पर इट्स P&L अकाउंट प्रिपेयर्ड एज पर इनकम टैक्स रूल्स 90 लाख रुपीस आपको दिया हुआ है। एंड आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स, आपको लिखा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग डेप ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स डेबिटेड टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट इन SEZ, प्रोविजन फॉर परमानेंट डिमोलिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115JB, यानी मैट के हिसाब से निकालने के लिए बोल रहा है। आपको क्या करना है, बुक प्रॉफिट निकालना है। तो बुक प्रॉफिट के लिए सबसे पहले आपको शुरुआत कहां से करनी चाहिए, नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, 90 लाख। तो अब 90 लाख से स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसके अंदर अब आप क्या करो, एडजस्टमेंट्स करो। क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं देखो जरा, मैंने आपको सब कुछ लिखवाया हुआ है, सिर्फ वही चीजों को आपको बस ध्यान रखना है। क्या आपको कोई प्रोविजन क्रिएट करते हो तो प्रोविजन अलाउ होगा, नहीं होगा तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्या कर देना चाहिए, एड बैक कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स भी क्या कर देना चाहिए, एड बैक कर देना चाहिए, ये भी सब लिखा हुआ है इसके अंदर। प्रपोज डिविडेंड एड बैक कर देना चाहिए, प्रपोज डिविडेंड क्या कर देना चाहिए, एड बैक कर देना चाहिए। इसके अलावा डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा 20 लाख रुपए डेबिटेड, अच्छा 20 लाख रुपए तो वो है रिवैल्यूड एसेट्स पर है, टोटल डेप्रिसिएशन 60 है, तो पूरा का पूरा एड बैक कर दो 60 लाख रुपए। इज दैट क्लियर? इसके अलावा क्या रह गया, प्रॉफिट फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट इन SEZ एरिया। SEZ एरिया से जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट 80,000 रुपए का, 80,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें क्या करना है, इसका तो वैसे कोई लेना देना नहीं। SEZ एरिया में तो कुछ भी हो उससे तो कोई लेना देना होता ही नहीं है, बोलो यस और नो दोस्तों। SEZ से तो कोई लेना देना होता ही नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप कोई प्रॉफिट कमाते हो, बुक प्रॉफिट से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसका कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ। इसके अलावा आपको प्रोविजन दिया हुआ है फॉर परमानेंट डिमोलिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जरूर एड बैक करना पड़ेगा। ये बात हमने यहां पढ़ी भी हुई है, प्रोविजन फॉर डिमोलिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। समझ गए बात? तो बस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, डन। और ये ऐड कर दिया। अब इसमें से माइनस क्या करना है, एक तो डेप्रिसिएशन 60 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए जो रिवैल्यूड एसेट्स पर है वो हटा दो। तो 60 माइनस 20 कितने रह गए, 40 लाख। 40 लाख रुपए यहां पर डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे हम, माइनस। इसके अलावा जो बस और प्रॉफिट है, ये तो SEZ एरिया से प्रॉफिट है तो इसका कुछ भी नहीं करेंगे, इस प्रॉफिट को वैसे का वैसे ही रहने देंगे, खत्म। तो टोटल आ जाएगा 1,26,20,000 रुपए। अब ये जो 1,26,20,000 आ रहा है ना, उसके ऊपर हम मैट निकाल लेते हैं। मैट कैसे निकालेंगे, 15%। तो मैट निकाल लो, इस पर ही आ रहा है इतना, और क्योंकि ये इनकम 1 करोड़ है
तो 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज भी लगेगा, तो सरचार्ज लगा दो 1893,000 पे 7%, 1893,000 पे 7% का सरचार्ज, यह आया 132510। फिर इसके बाद आगे से ऐड कर दो तो ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई। इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स इट। तो ये ऐसे क्वेश्चन है यार, और क्या है। इलस्ट्रेशन नंबर 20, ऐसा ही क्वेश्चन मैट का आता है। सुनो मेरी बात, पीजीबीपी और मैट दोनों करने होते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या होगा, आपको टोटल टैक्स निकाल के बताना होगा कितना पे करना है। तो आपको मैट और पीजीबीपी इनकम जो हम लोग नॉर्मल टैक्स पे कर निकालते हैं वो हम लोग दोनों निकालने होंगे। आपको लिखा है इनकम फ्रॉम बिजनेस है 5 लाख, डिविडेंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम इंडियन कंपनी 20,000, फॉर फॉरेन कंपनी 5,000। गेन फ्रॉम कैपिटल और गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एग्रीकल्चर इनकम दी हुई है। बिजनेस एक्सपेंसेस दिए हैं, ऑलरेडी चार्ज फ्रॉम बिजनेस इनकम इंक्लूड्स 10,000 रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड 10,000 एज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। हाँ बच्चों, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में 30,000 रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसकी डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है, यानी 6,000 रुपए मिलेगी। बोलो हाँ या ना, 6,000 रुपए मिलेगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरी मिल जाती है। कंपनी हैज डेबिटेड द फॉलोइंग डोनेशन इन द P&L अकाउंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। ये इन्होंने डोनेशन का P&L में डाल दिया है जो कि गलत कर दिया है। अब बताओ, सबसे पहले हमें क्या कर देना चाहिए, 5 लाख रुपए का P&L, ये इनकम दिखाएंगे। अब अगर हम लोग टोटल इनकम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से खर्चे डिसअलाउ करने हैं। एक तो डोनेशन एड बैक कर देंगे। अगर हम लोग कैसे निकाल रहे हैं बताओ, हम एज पर मैथ नहीं निकाल रहे, हम एज पर नॉर्मल जो प्रोविजंस होती हैं हम वो प्रोविजंस के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो डिसअलाउ कर दिया, डोनेशन डिसअलाउ कर दिया। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैंने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 30 में से 6,000 रुपये अलाउ हो जाएगा तो 24,000 डिसअलाउ हो जाएगा, हाँ या ना, 24,000 डिसअलाउ हो जाएगा, ये एड बैक कर दिया। फिर इसके अंदर कैपिटल गेन की जो इनकम है वो आपको कितनी है वो ऐड कर दो। कैपिटल गेन की इनकम अलग से दी हुई है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ऐड कर दो, कर दिया। और इसके बाद डिविडेंड दिया हुआ है इंडियन कंपनी से, कितनी डिविडेंड दी है इंडियन कंपनी से, कितनी 20,000 रुपए। और आपको फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिली, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिली, कितनी मिली 5,000 रुपए फॉरेन कंपनी से डिविडेंड। क्यों फॉरेन कंपनी से डिविडेंड भी 5,000, तो ये दोनों के दोनों आ गए। एग्रीकल्चर इनकम तो होती एग्जेम्प्ट है, कंपनीज है ना, तो एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट हो गई, तो ये हमारी टोटल इनकम हो गई। और इसके बाद हम ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन ले लेंगे किसकी, 80G डोनेशंस की। तो ये हमने माइनस कर दिया, टोटल इनकम आ गई 6,49,000। अब दोस्तों मेरे को इस पे टैक्स निकालना है, तो मैं टोटल इनकम पे 6,49,000 में से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पे मैं कौन सा टैक्स रेट लगाऊंगा, लेटेस्ट वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर क्या रेट है 12.5%, 6,250 का टैक्स आ गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है उसके ऊपर वो तो स्लैब रेट लगता है, तो बाकी लॉन्ग टर्म के अलावा बाकी सारे पर स्लैब लगना है, तो 5,99,000 है। स्लैब नहीं, सॉरी मैं स्लैब कहां से बोल रहा हूँ, कंपनी है ना, तो कंपनी में तो फ्लैट लगता है, कंपनी पे 30% लगेगा, इस पे 30% ये बनेगा, प्लस टोटल आ गया टैक्स ये, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल आ गया ये। और फिर सरचार्ज इसके अंदर बनेगा ही नहीं क्योंकि आपकी इनकम तो बहुत ही कम है, 1 करोड़ से ज्यादा होती है तब लगता है, और हेल्थ एजुकेशन सेस बस ऐड हो जाएगा, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी डन। इज दैट क्लियर? आसान है कि नहीं है? फॉलोइंग इज द P&L अकाउंट ऑफ Z लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको नेट प्रॉफिट दिया है और ये हमें सॉल्व करना है, तो मैं इसमें ना दोनों तरीके से सॉल्व करना है, मतलब मैट प्रोविजंस के हिसाब से भी और हमें चेक करना चाहिए नॉर्मल बुक प्रॉफिट्स के हिसाब से भी और इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से भी। तो पहले इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितनी दी है 4580। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउ होने चाहिए वो चेक करो। रॉ मटेरियल कंज्यूम में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई नोट तो नहीं है, कोई नोट नहीं है, आगे बढ़ो। रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद है रेंट, रेंट है 5 लाख का, क्या उस पर कोई नोट है? रेंट पे कोई नोट है? रेंट पे भी कोई नोट मुझे नहीं दिख रहा है, तो सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैलरीज एंड वेजेस पे कोई नोट है? सैलरीज एंड वेजेस पे कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि नहीं है तो हम लोग अलाउ कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। डेप्रीसिएशन 5 लाख रुपए, 5 लाख का जो डेप्रीसिएशन है वो हमें अभी क्या कर देना चाहिए, पूरा का पूरा एड बैक करके आप बाद में जो या तो एक्सेस डेप्रीसिएशन निकाल लो जैसे इन्होंने किया, या अभी के पूरे 5 लाख रुपए ऐड करके आप लोग जानते हैं, और फिर जो डेप्रीसिएशन अलाउ होना चाहिए था वो आप माइनस कर देना। तो एज पर इनकम टैक्स कहता है डेप्रीसिएशन, एज पर इनकम टैक्स डेप्रीसिएशन क्या होनी चाहिए थी 4 लाख लिखा हुआ है। एज पर इनकम टैक्स डेप्रीसिएशन क्या होना चाहिए था 4 लाख, तो भाई 1 लाख ज्यादा एड बैक कर देंगे, ये भी कर सकते हो, या 5 लाख उधर कर दो, नीचे 4 लाख रुपए क्या कर दो माइनस, बात तो एक ही है कि नहीं। इसके अलावा मुझे यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, रॉ मटेरियल हो गया, रेंट हो गया, यहां तक पहुंच गया। प्रोविजंस तो अलाउड ही नहीं होते, तो प्रोविजंस को क्या कर देना चाहिए, एड बैक।
75,000 का जो प्रोविजन है वो एड बैक, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती दोस्तों, तो क्या कर देना चाहिए, एड बैक। तो वेल्थ टैक्स को भी हम क्या कर देंगे, एड बैक। लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, क्या आपको लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी को डिसअलाउ करेंगे, एड बैक। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, फिर इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, कस्टम ड्यूटी पे कोई पॉइंट है, होल ऑफ कस्टम ड्यूटी इज अनपेड। अब कस्टम ड्यूटी पेड ही नहीं है तो डिडक्शन मिलेगी नहीं। इज दैट क्लियर? पूरे 40,000 रुपए प्लस करने पड़ेंगे, 40,000 रुपए प्लस करने पड़ेंगे। सेक्शन 43B कहता है ये चीज कि इनडायरेक्ट टैक्स पे होने चाहिए। प्रपोज डिविडेंड इज ओनली अ प्रोविजन, और प्रोविजन बनाया तो आपने पे नहीं किया तो प्रपोज डिविडेंड भी क्या कर देना चाहिए, एड बैक। आगे आ जाओ दोस्तों, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मतलब ही नहीं बनता, 1,05,000 रुपए, ये भी एड बैक कर दो, 1,05,000 रुपए, ये सारे हमने एड बैक कर दिया। लॉजिक बहुत सिंपल है। अब ये हमने एड बैक कर दिया, अब इसमें से कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जिसको डेबिट करना चाहिए था, जो अभी तक डेबिट नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हैज बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना, 1 लाख, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन है जो ड्यूरिंग द ईयर हमने पे किया है, तो क्या हमें उसकी डिडक्शन मिलनी चाहिए, यस मिलनी चाहिए। ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया। हमारी इसके अलावा कोई और, ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये अलग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया। टर्नओवर के लिए लिखा है कंपनी की ड्यूरिंग द ईयर, प्रीवियस ईयर टर्नओवर है 65 करोड़ एंड इट्स लाइफ टाइम हाईएस्ट टर्नओवर अचीव बाय द कंपनी। इट इज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम हाईएस्ट टर्नओवर अचीवमेंट बाय द कंपनी, 65 करोड़। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता टर्नओवर कितनी है, बट यही है कि 400 करोड़ से कम वाली है तो कंपनी का टैक्स रेट 25% लगेगा, ये बात याद रखेंगे। इन पास्ट फ्यू ईयर्स कंपनी हैज सफर्ड लॉसेस, आपके पास सफर्ड लॉसेस एंड बैलेंसेस आर स्टिल अनअब्सॉर्ब, तो आपके पास पिछले साल का अनअब्सॉर्ब लॉस है कितने का, 42,50,000 रुपए। ठीक है, एज पर इनकम टैक्स आपका लॉस पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये आपका पीजीबीपी इनकम आ रहा है, इसमें से लॉस को सेट ऑफ कर दो, तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 7,50,000, और इसके ऊपर इसमें से डिडक्शन निकाल देंगे। डिडक्शन भी दी हुई है, बताओ डिडक्शन दी हुई है एटीजी कितनी, 1 लाख, तो 1 लाख माइनस कर देंगे, हमारी टोटल इनकम आ गई। अब इस टोटल इनकम पर आप टैक्स निकाल दो, टोटल इनकम पे आप टैक्स निकाल दो। टोटल इनकम 650 है, टैक्स निकाल दो 25%, 162,500। ठीक है, और सरचार्ज इसमें लगेगा नहीं तो यही टैक्स आएगा। सेस अभी हमें ऐड करना है, बाद में कर लेंगे। अब मैट भी चेक कर लो। मैट के लिए पहले बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बुक प्रॉफिट हम उठाएंगे कौन से वाला, कंपनी वाला, तो वो कंपनी वाला दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 4580। उसके बाद हमें कौन कौन सी चीजें प्लस कर देनी चाहिए एज पर इनकम, क्या क्या चीजें प्लस कर देनी चाहिए, देखो लिखा हुआ है सैलरीज वेजेस, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तीनों में कोई पॉइंट प्रॉब्लम नहीं है। डेप्रीसिएशन जो 5 लाख का दिया है ना, उस 5 लाख के डेप्रीसिएशन में से बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो डेप्रीसिएशन होना चाहिए था वो 3.5 लाख होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, नहीं ये तो पिछले साल का अनएब्सॉर्ब है, अनएब्सॉर्ब। तो हम अभी जो डेप्रीसिएशन हम लोग क्लेम कर चुके हैं वो पूरे 5 लाख क्लेम कर चुके हैं, और क्योंकि रीवैल्यूएशन वाला कुछ दिया नहीं हुआ तो अब यही वाला माइनस कर दो, यही 5 लाख प्लस कर दो और यही वाला क्या कर दो, माइनस कर दो। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि हमें वैसे तो रीवैल्यूड एसेट का जो डेप्रिसिएशन है वो छोड़ के बाकी सब माइनस कर देना चाहिए, बट अभी रीवैल्यूड वाला कुछ दिया नहीं हुआ तो ये पूरा 5 लाख रुपए इसमें से माइनस कर देंगे। डन, ये दोनों चीजें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज, प्रोविजन अलाउड ही नहीं होंगे तो प्रोविजन इसमें भी हम क्या करते हैं, एड बैक। प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सब्सिडरी कंपनी का कोई लॉस दिया है, यस, तो ये भी हमें क्या कर देना चाहिए, एड बैक कर देना चाहिए, ये हमारा प्लस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कस्टम ड्यूटी अनपेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हम किसके लिए बात कर रहे हैं भाई, हम एज पर पीजीबीपी अगर हम वो निकाल रहे हैं मैट के हिसाब से बुक प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं तो उसमें तो जरूरत ही नहीं इन सब चीजों की, तो कस्टम ड्यूटी को नहीं देखना। प्रपोज डिविडेंड 1 लाख रुपए प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर प्रोविजन पर इनकम टैक्स भी हमने प्लस कर दिया, बिल्कुल करेक्ट है। और ये हमने डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर दिया। हाँ, अब हमें ये बात पता है कि पिछले सालों के लॉसेस को कितना सेट ऑफ कर सकते हो, तो पिछले साल का अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन है 3.5 और पिछले साल का लॉस है 4 और 3.5, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर इज 3.5, इतना और माइनस कर दो तो बच्चों ये मेरा आ गया बुक प्रॉफिट। और इसके ऊपर मैट लगा दो, अब बुक प्रॉफिट में मैट लगा दो 4560, उस पर मैट लगा दो 15%, यह है 684। और फिर विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर 684, उस पे सेस वगैरह ऐड करके आपका टैक्स बनेगा 7,11,360। दोस्तों ऐसे ही है क्वेश्चन मैट के, मैं समझता हूं मैंने आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा दी है और आप आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करो और मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैट का पूरा कंप्यूटेशन मैंने आपके साथ समझाया। थैंक यू, बाय बाय।